गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पंकज आंगड़ा है और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो ऑन, अपॉन, ओवर और अबव पढ़ा था। उसके बेस के ऊपर मैंने कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं कि ऑन आएगा किस में, अपॉन किस में आएगा, ओवर किस में आएगा, अबव किस में आएगा, ऑन टू किस में आएगा। ये कुछ सेंटेंस है। और अपॉन किस में आएगा, अपॉन लिख दिया तो ऑन टू किस में आएगा। ये मैंने 5 ऑप्शंस दिए हैं और 5 सेंटेंस मैंने लिखे हैं आपके सामने। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसके अलावा आपके पास और ऑप्शंस हैं। अंडर कब आएगा और बिलो कब आएगा और अंडरनीथ कब आएगा। ये आपको 5 सेंटेंस में आपको ढूंढ के भरना है कि किस सेंटेंस में किसका यूज हम लोग करेंगे। तो पहले सेंटेंस को पढ़ना, द रैट हिड डैश द टेबल। देखिए सुनिए, ये जो हिड वर्ड मैंने लिखा है बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा मैंने ई नहीं लगाया। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हिड और थर्ड फॉर्म होती है हिडन। इसीलिए हमने इसका जो ई था वो गायब कर दिया। बात क्लियर हुई? कौन सी फॉर्म लिखी मैंने यहाँ पे? सेकंड फॉर्म। तो कहता है जो चूहा था वो टेबल के नीचे छुप गया। देखो छुपता है तो अब टेबल के ऊपर तो छुपेगा नहीं। कॉमन सेंस क्या कहती है? चूहा टेबल के नीचे जाके छुप गया। बात क्लियर हुई? तो अपने पास नीचे के लिए अपने पास 3 प्रेपोजिशन है। नीचे के लिए 3 प्रेपोजिशन मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखी है। तो आपके हिसाब से इन तीनों में से कौन सी प्रेपोजिशन आ सकती है? अंडर, बिलो या अंडरनीथ। तो अब देखो एक बार ध्यान से सुनना। साफ साफ हमें ये समझ में आ रहा है, सपोज करो ये कोई टेबल है और इस टेबल पे सपोज करो टेबल के नीचे कोई चूहा चला गया है। ठीक है, ये कोई टेबल है छोटी सी और इसके नीचे कोई आपका जो रैट है वो जाके छुप गया है। ठीक है, तो हमें इतना समझ में आया कि अगर कोई चीज टेबल के ऊपर है तो हम ऑन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑन का। ये उस दिन मैंने बताया था, याद करो। कोई भी चीज ऊपर टेबल के ऊपर रखी हुई है, टेबल के अगर ऊपर कोई रखी हुई है माय डियर स्टूडेंट्स, तो उस केस में किसका यूज करते हैं? ऑन का। और टेबल के नीचे अगर कोई चीज चली गई तो उसके लिए हम यूज करते हैं अंडर का। अब वो चूहा जो था वो टेबल के नीचे छुपा हुआ था। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो इस केस में हमें किसका यूज करना है? हम यूज करेंगे यहां पर अंडर। चूहा जो था वो टेबल के नीचे छुप गया। देखो टेबल के नीचे चला गया लेकिन टेबल के टच में नहीं है। बात क्लियर? कोई भी चीज जो किसी चीज के नीचे चली जाए और टच में ना हो, इमेजिन करो आपके घर में बेड है, टेबल है, अलमीरा है, कुछ भी है और चूहा भाग के उसके नीचे चला गया, टेबल के नीचे चला गया, तो टेबल के टच में नहीं है, छू नहीं रहा, लेकिन उसके नीचे है। जब भी कोई चीज जो नीचे की तरफ हो और उसके टच में ना हो उस केस में अंडर लगाते हैं। बात क्लियर हुई? तो प्रेपोजिशन क्या हो गई? अंडर। दूसरा है द एयरप्लेन फ्लू। अब देखो ये फ्लू वर्ड क्या कहां से आ गया? फ्लो की सेकंड फॉर्म। फ्लो की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, थर्ड फॉर्म क्या होती है? फ्लो। तो कहता है जो एयरप्लेन थी ये उड़ गई। कहां से? बादलों में से, बादलों के ऊपर से। जो एयरप्लेन थी, जो हवाई जहाज है, ये बादलों के ऊपर से उड़ गया। बात क्लियर? अब देखो ध्यान से सुनना, 2 बात छोटी छोटी बताता हूं। सपोज करो ये अपने बादल है, ये अपने बादल है। अब आपको 2 बातें बताई थी, बादलों के ऊपर से हो और बादलों को छुए ना। अब हवाई जहाज जो है, एयरप्लेन है, बादलों के ऊपर हो और बादलों को छुए ना, तो आएगा ओवर। किसका यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। तो हम चाहें तो इसके अंदर ओवर का यूज कर सकते हैं। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, बादलों के ऊपर है। अब यहां पर भी सपोज करो कि बादल है, यहां पर भी बादल है, ठीक है। अब देखो बादलों के ऊपर है, अब सपोज करो कि बादल यहां है, ठीक है, यहां पर बादल है, कुछ करके ऐसे साइड में ऊपर है, बादलों के साइड में ऊपर है। अब हवाई जहाज यहां से उड़ेगी तो सपोज करो यहां से निकल जाएगी, लेकिन बादल जो है वो साइड में ऊपर है। तो कोई भी चीज अगर साइड में ऊपर होती है, तो मैंने आपको कल एक एग्जांपल के थ्रू बताया था, क्या बताया था कि अगर मान लो कि मेरे सर के पास में इस दीवार के ऊपर एक फैन लगा हुआ है और वो फैन जो है मैं क्या कहूंगा? मेरे सर के ऊपर है। हिंदी में तो क्या बोलूंगा? फैन जो है वो मेरे सर के ऊपर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश उसको मैं ये नहीं कहूंगा कि ओवर। नहीं, वर्टिकल अगर ऊपर हुआ तो ओवर आएगा
और साइड में अगर ऊपर हुआ तो किसका यूज करेंगे हम, अबव का। तो यहां पर बादलों के अगर ऊपर होता बिल्कुल जैसे यहां पर दिखाया गया है तो आएगा ओवर, क्योंकि बादलों के और प्लेन के बीच में गैप है। बात क्लियर। लेकिन बादलों के साइड में ऊपर है, साइड में ऊपर है, मैं बादल हूं मान लो और मेरे साइड में कोई एयरप्लेन उड़ रहा है यहां से, तो हम किसके यूज करेंगे, अबव का। तो इस सेंटेंस के अंदर दोनों ही जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं वो सही माने जाएंगे। आपके एग्जाम में जो भी ऑप्शन मिले आप उसको टिक कर देना, ठीक है। ओवर द क्लाउड्स, यहां पर क्लाउड्स, तो यहां पर किसका यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे, कोई एक ऑप्शन आपको ज्यादा सही मिलेगा। देखिए अभी यहां पे ओवर और अबव हमने दोनों भर दिए हैं। तीसरी बात करते हैं, यू नीड नॉट वरी नाउ एज द वाटर इन द रिवर इज डैश द डेंजर लेवल। कहता है रिवर जो नदी है, नदी का पानी आपने सुना होगा, गंगा नदी जो है अपने लेवल से ऊपर बह रही है, खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे डेफिनेटली जब बाढ़ आती है तब, मानसून के महीने में। तो कहता है कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट वरी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गंगा नदी का जो पानी है या किसी भी नदी का जो पानी है वो अपने लेवल से, खतरे के लेवल से नीचे है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी चीज जब हायर देन हो, ग्रेटर देन हो, मोर देन हो, तो आपको क्या लगाना होता है, अबव। पिछली क्लास में यहाँ पर देख लेना, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं सब चीजें। और इसका ठीक उल्टा आपको बताया था बिलो होता है, जहां पर अबव आता है उसके ठीक नीचे ठीक उल्टा क्या होता है, बिलो। तो इस जगह पे हम क्या भर देंगे, बिलो, क्योंकि ये जो लेवल की बात कर रहा है, और जब भी लेवल से, अगर ये लेवल के ऊपर चला जाता कि आप वो कह देता है यू नीड वरी नाउ एज द वाटर इन द रिवर इज डैश डेंजर लेवल, तो वरी चिंता करने की जरूरत कब पड़ती, जब पानी का जो लेवल था वो ऊपर पहुंच जाता, ज्यादा पहुंच जाता। तो हम किसको यूज करते हैं, अबव का। तो चिंता की जरूरत थी हमें, लेकिन कहता है चिंता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी का खतरे के निशान से नीचे आ गया है, इसलिए हम किसको यूज करेंगे, बिलो को यूज करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया जब भी इस टाइप की बात हो तो अबव, और उल्टे का केस में बिलो। तीसरा है लास्ट, सॉरी, कहता है स्प्रेड द शीट डैश द बेड। प्यारे बच्चों सपोज करो ये बेड है, ये एक बेड है। कहता है जो बेडशीट है, जो बेडशीट हम बिछाते हैं, चादर हम बिछाते हैं, कहते हैं इस चादर को बेड पे बिछा दो। देखो ध्यान से सुनना, अब आप इसके अंदर क्या भरोगे, ऑन द बेड नहीं, अपॉन द बेड, ओवर द बेड, या फिर अबव द बेड। ध्यान से सुनना, कभी भी अपने को कोई भी चीज चारों तरफ से बिछानी हो, कवर कर देनी हो, ढक देनी हो, ठीक है। जैसे गाड़ी में, गाड़ी को क्या करते हैं हम, कवर कर देते हैं, गाड़ी को ढकते हैं। नई गाड़ी लेके तो चाव चाव में क्या करते हैं, उसको रोजाना धोएंगे, साफ करेंगे और फिर उसको कवर कर देंगे, ऐसा ही तो होता है। तो जब भी कवर करनी हो चीजों को, क्या करनी हो, कवर करनी हो, तो कवर में कौन सी प्रीपोजिशन आई, देखो ध्यान से सुनो, ये याद करने के तरीके हैं। कवर में कौन सी प्रीपोजिशन आई, ओवर आई। जैसे कल उस दिन मैंने आपको बताया था, ध्यान आएगा तब बताऊंगा, फिलहाल यहां देखो इसमें क्या आएगा, ओवर का यूज करेंगे। पिछली बार मैंने बताया था एक क्लास में कि होवर के बाद कौन सी प्रीपोजिशन आती है, तो होवर में भी क्या आया, ओवर, होवर में भी क्या आया, ओवर, तो इसमें भी ओवर आएगा, और कवर में भी क्या है, ओवर, तो इसमें भी किसका यूज करेंगे, ओवर का। स्प्रेड द शीट ओवर द बेड, तो यहां पे ये मत सोचना सर बेड के ऊपर थोड़ी नहीं बिछाएंगे, बेड को तो टच करेगी, तो ऑन द बेड आना चाहिए, नहीं। जब भी कवर करनी हो चीजों को चारों तरफ से, तो उस केस में हमें किसका यूज करना है, ओवर का यूज करना है। आगे बात करते हैं, द कैट वॉज जंपिंग डैश द टेबल। बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान से सुनना। द कैट वॉज जंपिंग डैश द टेबल, तो इस सेंटेंस को पढ़ के बताओ, कैट जो थी वो टेबल के ऊपर उछल रही थी। सपोज करो ये हमने एक टेबल बनाई थी पिछली क्लास में, और टेबल को जब हमने बनाया था तो हमने थोड़ा सा ये भी पढ़ा था कि यहाँ पर कोई भी एक क्या है, एक कैट है, एक कोई भी कैट है, और कैट जो है वो इस टेबल पे क्या करेगी, जंप करेगी। कैट क्या करेगी, टेबल के ऊपर जंप करेगी। तो जंप करेगी, तो मैंने कहा था अपोन आता है, जब भी कभी जंप करना हो तो किसके यूज करते हैं, अपोन का। लेकिन प्यारे बच्चों ये यहां पर इस बात को नहीं कह रहा, आप समझो। कहता है कि द कैट वॉज जंपिंग अपॉन द टेबल, कैट जो थी वो बार बार टेबल के ऊपर जंप कर रही थी, नीचे उतरे फिर चढ़ेगी, नीचे उतरेगी तब चढ़ेगी, फिर नीचे उतरेगी फिर चढ़ेगी। ऐसे अगर होता तो अपॉन लिखना सही था, लेकिन ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आप सोचो कि एक टेबल है आपके घर में, टेबल के ऊपर ठीक ऊपर कोई कैट है, वो जंप कर रही है, उछल रही है। बात क्लियर हो गई।
जैसे आप लोग स्किपिंग करते हैं, रस्सी कूदते हैं, तो आप क्या करते हैं कि एक ही जगह पे बार बार उछलते हैं, एक ही जगह पे बार बार जब उछलते हैं, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर बार बार एक जगह पे आदमी उछलता है, ये टेबल है, इस टेबल पे जो कैट है वो बार बार उछलने लग रही है, एक ही जगह पे उछल रही है, उस केस में ऑन टू प्रेपोजिशन आता है। किसका यूज करते हैं? ऑन टू प्रेपोजिशन का। ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में आ चुका है। ऑन टू द टेबल का मतलब एक ही जगह पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु बार बार जब उछलती है तो इसका किसका यूज करते हैं? ऑन टू का। मतलब स्कीपिंग करते टाइम पे इमेजिन करो, जब आप रस्सी कूदते हो, लड़कियां रस्सी कूदते हैं, लड़के रस्सी कूदते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक ही जगह पे रस्सी घुमाते रहते हैं और उसके ऊपर उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं। तो इसलिए उसके लिए किसका यूज करते हैं? उस केस में ऑन टू प्रेपोजिशन आती है। उस केस में अपॉन का यूज नहीं करना। अपॉन का यूज तो सिर्फ एक ही बार उस जगह पे जाने के लिए करते हैं। इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। देखिए भाई सुनिए, अगला जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये भी आपके प्रैक्टिस के ऊपर ही है, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, उसी के ऊपर मैं ये सेंटेंस को लिख रहा हूं। माई फ्रेंड अराइव्ड। अराइव की सेकंड फॉर्म है। अराइव की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। मेरा फ्रेंड पहुंचा है, पहुंचा था, कब? डैश संडे मॉर्निंग। अब बात हो गई दो, क्या? एक तो संडे और दूसरा मॉर्निंग। अब हमने पढ़ा था किसी डे के लिए, किसी डे के लिए किसको यूज करते हैं? ऑन का। और मॉर्निंग इवनिंग के लिए किसको यूज करते हैं? मॉर्निंग इवनिंग के लिए यूज करते हैं इन। जैसे इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। रट रखोगा आपने सेंटेंस, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस केस में हम किसको यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। अब इसने दोनों बातें लिख दी, संडे भी लिख दिया, मॉर्निंग भी लिख दिया। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डे के लिए तो सर ने क्या बताया था? ऑन, और मॉर्निंग के लिए क्या बताया था? इन बताया था, है ना? बिल्कुल। तो याद रखना, इस प्रकार के सेंटेंस में आपको ध्यान देना है कि बात बड़े समय की कौन सी हुई है। इन दोनों में बड़ा समय कौन सा है? जैसे मैं यहां पे लिखता हूं जून संडे मॉर्निंग। बात क्लियर हुई? तो जो बड़ा समय होता है उसको हम काउंट करते हैं, उसको कंसिडर करते हैं। तो बड़ा समय है संडे। संडे क्या है? डे। और डे के लिए किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या आना चाहिए? ऑन। तो हम ऑन का यूज करेंगे। कुछ और बातें पढ़ते हैं इसी सेंटेंस के थ्रू, आपको 5-6 बातें अलग से मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर डेफिनेट डे हो, कोई भी डेफिनेट डे हो, तो किसका यूज करना है? डेफिनेट डे के अलावा डेफिनेट आपका मंथ हो तो किसका यूज करना है? डेफिनेट मंथ के अलावा डेफिनेट ईयर हो तो किसका यूज करना है? कोई डेफिनेट आपकी लोकेशन हो, लोकेशन हो तो किसका यूज करना है? और आपका कोई आपसे कह दे कि डेफिनेट आपका कोई सीजन है तो किसका यूज करना है? और डेफिनेट कोई भी चीज हो अलग से, मैं आपको बताता हूं, जैसे डेट हो, डेट, तो किसका यूज करना है? तो ये मैंने उस दिन भी बताया था, लेकिन एक थोड़ा सा याद करने के लिए आपको कोई आइडिया दे रहा हूं कि किसमें किसका यूज करना होता है। तो जब भी डेफिनेट डे आए, डे, तो डे के लिए हमेशा ऑन का यूज करेंगे। मंथ आएगा, मंथ बड़ा समय है, इसलिए किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। और आपका ईयर आ जाए, ईयर, इसको देखो मैंने क्या कहा था उस दिन भी बताया था, दिस इज नॉट ईयर, दिस इज ईयर। मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको ईयर बोला करो, ठीक है? और ईयर बड़ा समय है इसलिए इन आएगा। लोकेशन की बात करें कि भाई इस जगह पे आ जाओ, इस जगह पे आ जाओ, ठीक है? लोकेशन कि भाई मैंने इस समय इस जगह की लोकेशन डाल दी, आप यहां आ जाओ, तो एट दिस लोकेशन। लोकेशन के लिए किसका यूज करना है? एट का। पर्टिकुलर छोटा सा जगह है। सीजन आ जाए, जैसे विंटर आ जाए, समर आ जाए, ऑटम आ जाए, स्प्रिंग आ जाए, ठीक है? तो आपको किसका यूज करना है? इनका, क्योंकि ये बड़ा समय होता है। ये मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए हैं, जाके पिछली क्लास देख सकते हो आप लोग। डेट, कोई भी डेट, डेट इन द सेंस कि जैसे 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 3 दिसंबर, 5 मई, 7 जून, 11 सितंबर, कुछ भी आ जाए, उस वो भी क्या है? वो किसके इक्विवेलेंट होता है? डेट आपके डे की इक्विवेलेंट होती है, इसलिए इसके लिए भी किसका यूज करेंगे? ऑन का। किसका यूज करेंगे? इसके लिए भी ऑन का यूज करेंगे। एक छोटी सी बात और बता देता हूं, जैसे डेफिनेट टाइम आ जाए, डेफिनेट टाइम, टाइम कौन बताती है? घड़ी। तो जब भी मैंने बताया था, जब भी क्लॉक टाइम आ जाए, घड़ी वाला समय आ जाए, तो एट का यूज करना है। बात क्लियर? तो आपसे अभी मैं आपसे पूछ लेता हूं, 2 छोटी छोटी बातें पूछता हूं। कैसे? कि अगर मान लो इस सेंटेंस के अंदर संडे मॉर्निंग आया है,
अकेला मॉर्निंग आ जाता तो किसका यूज करते हैं, इन द मॉर्निंग आ जाता, ठीक है, किसका यूज करते हैं, इन द मॉर्निंग। अगर मान लो कहते था कि 6 बजे आया, मेरा फ्रेंड कितने बजे आया, शाम के 6 बजे आया, तो आप किसका यूज करते हैं यहाँ पे, आप कहते हैं सर एट 6 PM। मैं कह दूं कि मेरा जो फ्रेंड था वो 3 दिसंबर को आया था, 3 दिसंबर को आया था, तो किसका यूज करेंगे, आप कहोगे सर ये डेट है, डेट के लिए किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई नहीं मेरा फ्रेंड तो 2020 में आया था, तो ईयर के लिए इन का यूज करेंगे। मैं आपसे कह दूं कि मेरा फ्रेंड कश्मीरी गेट आया था, मेरा फ्रेंड कश्मीरी गेट आया था, या फिर कनॉट प्लेस आया था, ठीक है, तो आपकी ये छोटी जगह है, ये लोकेशन है, लोकेशन के लिए किसका यूज करेंगे, एट का। मैं आपसे कह दूं कि मेरा फ्रेंड विंटर्स में आया था, विंटर में आया था, सर्दी में, सर्दी के मौसम में आया था, तो इन विंटर आएगा। मैं आपसे कह दूं कि मेरा फ्रेंड, चलो ये हो गए सारे आई थिंक, ठीक है। तो इस टाइप से जब भी आपसे कोई पूछे तो आपको फटाफट इस तरीके से इन छोटी छोटी चीजों को याद रख लेना है और आगे चलते रहना है, ठीक है भाई। चलिए देखिए, अभी जो बात करते हैं बिसाइड और बिसाइड्स की, दो प्रेपोजिशन है। अभी जितने भी प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे वो पेयरिंग के अंदर पढ़ेंगे, पेयर में, जोड़े में। हो सकता है 2 की बजाय 3 भी एक साथ लिख दे, जैसे मैंने ऑन, अपॉन, ओवर, अबाउट 4 प्रेपोजिशन एक साथ पढ़ी थी, ठीक है, उसी प्रकार से उससे पहले भी पढ़ा था। फिलहाल बात करते हैं बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन पेपर में बहुत बार आया हुआ है। प्यारे बच्चों देखो, बिसाइड जो वर्ड है इसका मतलब होता है नियर बाई। क्या मतलब होता है इसका, नियर बाई मतलब पास में, पास में, नजदीक, मतलब कोई भी इंसान आपके नजदीक है, आपके नियर बाई है, पास में है, तो बिसाइड का यूज करना है। इसमें और इसकी स्पेलिंग में दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, एस का डिफरेंस है। इसका मतलब होता है आपका के अतिरिक्त, इन एडिशन। इसका मतलब क्या होता है, इन एडिशन, मतलब जो काम इन एडिशन करता है वही काम कौन करता है, बिसाइड्स करता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, या फिर के अलावा, या फिर के सिवाय, या फिर को छोड़कर, को छोड़कर, ये सारे मतलब जितने भी मैंने लिखे हैं ये इस बिसाइड्स के होते हैं, ये इस बिसाइड्स के होते हैं। अब मैं आपसे एक 2-3 सेंटेंस लिखता हूं छोटे छोटे, आप उनका जवाब देना। सेंटेंस ये है, जैसे डैश हिंदी, डैश हिंदी, माय फादर ऑल्सो नोज पंजाबी एंड इंग्लिश। देखिए प्यारे बच्चों, कहता है डैश हिंदी, माय फादर ऑल्सो नोज पंजाबी एंड इंग्लिश। अब इस सेंटेंस में 2 ऑप्शन देगा आपसे, क्या, एक तो देगा बिसाइड और दूसरा देगा आपसे बिसाइड्स। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको इनका मीनिंग पता है तो बहुत इजीली, बहुत आराम से इनको भर सकते हो। अब आपके सामने ऑप्शन है कि बिसाइड का मतलब होता है आसपास और बिसाइड्स का मतलब होता है के सिवाय। तो आप खुद बताओ कि भाई हिंदी के सिवाय, हिंदी के अतिरिक्त, हिंदी के अलावा, हिंदी को छोड़कर मेरे पापा पंजाबी और इंग्लिश भी जानते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सा यहाँ पर सूटेबल होगा, यहाँ पर जो सही जो ऑप्शन होगा वो बिसाइड्स होगा। कौन सा सही होगा, बिसाइड्स सही होगा। बात क्लियर हुई। ऐसे ही एक सेंटेंस और देता हूं, जैसे आप समझ रहे इस बात को, जैसे राम केम डैश केम टू ऑफिस एंड सेट डैश द कंप्यूटर। देखो कहता राम ऑफिस आया एंड सेट डैश द कंप्यूटर, और कंप्यूटर के डैश बैठ गया। तो आप खुद बताओ भाई, राम ऑफिस आया और कंप्यूटर के अतिरिक्त बैठ गया या कंप्यूटर के पास में बैठ गया। आप कहोगे सर सेंस यहां पर क्या आ रही है, पास में, पास में की सेंस आई, इसलिए पास में को, नियर बाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में बिसाइड कहते हैं। तो यहां पर बिसाइड वर्ड बिल्कुल सही होगा। राम केम टू ऑफिस एंड सेट बिसाइड द कंप्यूटर।
और कंप्यूटर के पास में वो जाके बैठ गया। बात क्लियर हुई? एक लास्ट सेंटेंस ले लेते हैं, तो आई होप उससे बिसाइड और बिसाइड्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिनको अब भी नहीं हुआ है। सेंटेंस ये है, आई प्ले द गिटार, आई प्ले द गिटार डैश, आई प्ले द गिटार डैश द ड्रम्स, आई प्ले द गिटार डैश द ड्रम्स। देखिए, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको गाने बजाने की बात करें जब भी, तो उनसे पहले दी आर्टिकल लगाना। मैं आर्टिकल के चैप्टर जब आपको पढ़ाऊंगा उसमें बहुत इजीली, बहुत आसानी से बताऊंगा कि क्या, कि यहां पर दी का यूज क्यों करते हैं। ड्रम्स और गिटार से पहले दी का यूज क्यों कर दिया? क्योंकि इनको वो सीख रहा है या बजा रहा है। जब भी गाने बजाने की चीजों को सीखे या बजाए तो आपको हमेशा उनसे पहले किसका यूज करना है? दी का। जैसे मैंने कहा, ही बॉट डैश गिटार, तो इस केस में आपको किसका यूज करना है? ही बॉट ए गिटार, ही बॉट ए गिटार, क्योंकि उसने गिटार को खरीदा है। आर्टिकल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और अगर ये आ जाए आई प्ले द गिटार, तो यहां पर आपसे पूछे कि बताओ यहां पे दी आएगा कि ए आएगा, तो आप कहोगे सर प्ले कर रहा है, बजा रहा है। तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको बजाए या सीखे तो हमेशा किसकी यूज करना? दी का। चलो वो आर्टिकल की बात थी, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन। तो फिलहाल इसमें बताओ क्या आना चाहिए? आई प्ले द गिटार डैश द ड्रम्स। अब देखो, दो बातें हैं, कॉमन सेंस की है। अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो इजीली इसका जवाब दे पाओगे, नहीं तो उलझ जाओगे। कहता मैं ड्रम्स जो हैं उसके पास में गिटार बजाता हूं, या मैं ड्रम्स के अलावा गिटार बजाता हूं। तो आप अगर सोचो तो कि एक म्यूजिशियन जो होता है, हो सकता है वो ड्रम्स बजाता है और हो सकता है वो गिटार भी बजा रहा हो बैठा बैठा वहीं पे पास में, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जनरली इसको हम किससे डिनोट करते हैं? अगर पेपर में भी आ जाए तो बिसाइड से, कि भाई मैं ड्रम्स के अलावा किसको क्या बजाता हूं? गिटार बजाता हूं। बात क्लियर हुई? तो एक बात आपको मैं बता देता हूं, अगर नहीं पता हो तो, कि भाई मैं आपसे, कोई पूछ ले आपसे कि भाई मैं ड्रम्स के अलावा गिटार बजाता हूं, इस सेंटेंस में ड्रम्स बजाता हूं या गिटार बजाता हूं, ड्रम्स बजाता हूं या गिटार बजाता हूं, तो प्यारे बच्चों जब भी सेंटेंस में बिसाइड्स वर्ड आए तो दोनों चीजें पॉजिटिव मानी जाती है। मतलब वो दोनों ही काम करता है, दोनों ही काम करता है। अगर मैं यहां ऐसे लिख देता, आई प्ले द गिटार डैश द ड्रम्स, डैश द ड्रम्स, और मैं यहां पे लिख देता एक्सेप्ट ड्रम्स, एक्सेप्ट द ड्रम्स। देखो मीनिंग तो दोनों का सेम है। बहुत सारे टीचर्स बच्चों को बताते भी हैं कि बिसाइड्स जो है ये इज इक्वल टू एक्सेप्ट, क्योंकि दोनों का मतलब क्या है? को छोड़कर, के सिवाय, के अलावा। मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन प्यारे बच्चों किस कंटेक्स्ट में यूज करना है वो हमें पता होना चाहिए। अब की बार कहते हैं ये सिर्फ गिटार बजाता है, ड्रम्स नहीं बजाता है, इसको ड्रम्स बजाने ही नहीं आते। कहता है मैं ड्रम्स को छोड़कर, मतलब छोड़ दो उसको, ड्रम्स नहीं छोड़ता बजाता, गिटार बजाता हूं। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में अगर बिसाइड्स बजा लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब होगा ड्रम्स के अलावा, मतलब ड्रम्स तो बजाता ही हूं, गिटार भी बजाता हूं। बात समझ में आई? तो आप एक्सेप्ट भी भर सकते हो और बिसाइड्स भी भर सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए कि वो पूछ किस हिसाब से रहा है। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।